चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एसिड का फिजिकल नेचर क्या होता है, कैसे होते हैं टेस्ट में, सॉर इन टेस्ट, और किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस का टेस्ट बिटर इन टेस्ट, और क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्या होते हैं इंडिकेटर्स? जो हमें कोई भी सब्सटेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। क्लियर? नाउ अब इंडिकेटर्स हमने दो टाइप से डिवाइड किए थे, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है आपके? लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल है, बताओ? लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है, जो कहां से ऑब्टेन्ड होता है, लाइकन। ठीक है, लाइकन प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, और नेचुरल कलर क्या होता है उसका, पर्पल। ठीक है, और इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? चाइना रोज, रेड कैबेज, और पेट्यूनिया लीव्स, टर्मरिक, ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हो जाएंगे? फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो मेनली आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। और इंडिकेटर्स आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये सारे जो इंडिकेटर्स अभी हमने बात की है, उनमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। क्लियर? एसिड या बेस मीडियम में आपका वहां पे कलर चेंज हो जाता है। दूसरे अब आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या बेसिक मीडियम में। क्लियर? तो जो अपनी स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि वो एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जांपल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, अनियन। ठीक है, नाउ टर्मरिक का। अब इन सारे लिटमस के कलर क्या क्या चेंज हो जाते हैं? लिटमस का तो क्लियर है, इन सारे इंडिकेटर्स के कलर्स कैसे चेंज होते हैं? टर्मरिक का एसिड में क्या होता है बताओ? नो चेंज। एसिड में नो चेंज, बेस में क्या हो जाता है? रेड। टर्मरिक क्या हो जाता है? बेस में रेड, एसिड में नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर, मतलब जो आर्टिफिशियल कलर है बेसिकली, दैट इज ऑरेंज। एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक में कोई चेंज नहीं होगा, और फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन आपका एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, बेस में वो पिंक हो जाएगा। क्लियर? तो ये कलर आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। नाउ डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, क्या मतलब है इसका? डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अब सपोज आपके पास दो कंटेनर है, सपोज दो कंटेनर है, दोनों में 100 ml है। ठीक है, एसिड प्लस वाटर दोनों में 100 ml है। अब एक में एसिड अगर हम बोले 10 ml है आउट ऑफ 100 ml, और एक में सपोज हम बोल रहे हैं 15 ml है। क्लियर? 15 ml एसिड है, तो इसमें से कौन सा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूटेड है? ठीक है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन था, बट एक में एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, और एक में एसिड कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। तो ये कंपेरेबल टर्म्स है, यानी दो सॉल्यूशन हमारे पास होंगे तब हम कंपेयर करके बताएंगे, दो से ज्यादा होंगे तब। सिंगल सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हम नहीं बोल सकते। क्लियर? अब सपोज अगर हम इसको और हम इसमें और वाटर मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये और डाइल्यूट हो जाएगा। बट क्या एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में वाटर मिलाया जा सकता है? नहीं। अगर कभी भी एसिड को हमें डाइल्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर में एसिड डालना पड़ेगा। क्लियर? ऑलवेज एड एसिड टू दी वाटर बाय ड्रॉप एंड कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब कांस्टेंट हमें उसे हिलाते रहना है, मिलाते रहना है, मतलब। क्लियर? क्यों ऐसा? क्यों? अब ये चीज वाटर को एसिड में क्यों नहीं डाल सकते हम? क्या हो जाएगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो एसिड आपके ऊपर स्पिल भी हो सकता है। क्लियर? तो नेवर ऐड
एसिड टू सॉरी वाटर टू एसिड, ठीक है। वाटर कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे एसिड में, ठीक है। नाउ अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो इसमें पहली रिएक्शन क्या थी आपकी, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा सबको अब, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, कौन से आयंस लिबरेट करता है एसिड वाटर में, H प्लस आयंस। एसिड क्या कौन से आयंस लिबरेट करता है, H प्लस आयंस, जो वाटर के साथ एड अप होके क्या बना देते हैं, H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बेसिस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, क्लियर। और ये भी इवन आपके वाटर सॉल्युबल में ही दिखाएंगे, क्लियर। एक और क्वेश्चन आपका ऐसे ही कि एसिड और बेस क्या ड्राई स्टेट में भी लिटमस का कलर चेंज करेंगे, नहीं, क्लियर। सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आपका एसिड या बेस का टेस्ट किया जा सकता है, क्लियर। ड्राई स्टेट में नहीं किया जा सकता, वेपर फॉर्म में बेटा, ठीक है। यानी हमारी अगर ड्राई HCl गैस है तो हम उसको एसिडिक बिहेवियर चेक नहीं कर पाएंगे, क्लियर। नाउ नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नेचुरली अकरिंग है, कैसे, सिट्रिक एसिड। आपके जो मेजरली एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नेचुरल नहीं बता रहा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, HNO3, H2SO4 और HCl, ये तीन आपके मिनरल एसिड्स। अब देखो एसिड्स की दो कैटेगरी हमारी फर्दर, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है जो हमें प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, क्लियर। और मिनरल एसिड जो हमें अर्थ से ऑब्टेन्ड होते हैं, अर्थ में मिनरल्स की फॉर्म में, क्लियर। नेचर में और कहां से मिलेंगे एसिड, हमें मेटल सल्फेट इस फॉर्म में बेसिकली अर्थ से ऑब्टेन्ड होंगे मिनरल्स की फॉर्म में, क्लियर। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं जनरली, कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट्स में, लाइक लेमन, ऑरेंज, ठीक है। एसिटिक एसिड किसमें, विनेगर और, ठीक है ना, ये सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। नाउ टार्ट्रिक एसिड किससे मिलता है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमली को, टैमरिंड, ठीक है। और टोमेटो से कौन सा मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, कर्ड से, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड कौन इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी में, एंट या नेटल स्टिंग, ठीक है। बी स्टिंग क्या करती है, बी स्टिंग भी आपकी मिथेनोइक एसिड ही करती है, क्लियर। वेस्प बेस करती है बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको, हाँ कोई डाउट इसमें अभी तक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली एसिड प्लस मेटल, एसिड और बेस दोनों की कर रहे हैं एक साथ, ध्यान से देखो। पहला आपका क्या था, एसिड प्लस मेटल, तो एसिड प्लस मेटल। अब देखो आप सबको पता है एसिड के अंदर क्या होता है, H प्लस आयन, और मेटल्स आप सबने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा था क्या, कि आपका जो हाइड्रोजन है वो भी उस सीरीज में आता है, क्लियर। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और क्या बना देंगे, मेटल सॉल्ट, क्या बना देंगे, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। फॉर एग्जांपल सपोज H2SO4 ले लिया हमने और यहां पे मेटल जिंक ले लिया, क्लियर। तो जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा, ZnSO4 प्लस
H2। बैलेंस अगर करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसी तरह HCl वाला कोई भी एसिड और कोई भी मेटल आप ले सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, मेटल आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। लाइक सोडियम ले लिया सपोज हमने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaCl प्लस H2। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2 है इसलिए 2 हाइड्रोजन किए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। Cl भी हो गया 2, तो यहाँ पे NF2 हो गया, तो यहाँ 2। बैलेंसिंग सबको क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी पूरी, क्लियर। तो इसी तरह आपके जितने भी एसिड्स वगैरह हैं उनके साथ आपका मेटल रिएक्ट होके उनको हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो बेसिकली अगर आप ये टाइप ऑफ रिएक्शन में पूछा जाए तो इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, लिबरेट होगी, तो हम इस एरो से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये बाहर निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकल रही है, क्लियर, तो हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक वहां पे लेके आएंगे और वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी विद अ पॉप साउंड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को टेस्ट कर सकते हैं कि जो गैस आपकी निकली है वो हाइड्रोजन है या नहीं है। क्लियर हो गया। यानी अगर हमें सपोज सॉल्यूशन नहीं पता कि वो एसिड है कि नहीं है, हमने क्या किया, एक मेटल रिएक्ट किया किसी सॉल्यूशन के साथ, क्लियर, और वहां से गैस निकल रही है जिसको हमने टेस्ट कर लिया पॉप साउंड से, तो हमने पता कर लिया कि वो हाइड्रोजन है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो मेटल आपका एसिड हो सकता है। क्लियर, कंफर्म नहीं, हो सकता है, आए समझ में, मतलब पॉसिबिलिटी एसिड की हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर आप बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेस भी कुछ कुछ ऐसी ही रिएक्शन शो करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट बोलते हैं हम इसे, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्लियर, बट बेस ऑल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सम ऑफ द मेटल्स के साथ करेगा। क्लियर, यानी 2 या 3 मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करेगा, सारे मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं हम। क्लियर, आपके एसिड हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बता दिए, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, ठीक है, ये 2 आपके मेजरली स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं। क्लियर, तो मेटल सपोज जिंक के साथ रिएक्ट कर दिया हमने, तो यहां पे क्या फॉर्म कर जाएगा अब आपका Na2ZnO2 प्लस H2। अब यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा मेटल्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉल्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका बेटा एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। और ऐसे ही फर्दर एल्यूमिनियम के साथ भी हमारी रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, और वहां पे क्या बनेगा हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनेट का, NaAlO2, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्लियर, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। नाउ सेकंड आपकी एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट को और क्या बोलते हैं हम, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, मेटल कार्बोनेट मतलब MCO3, मतलब कोई भी मेटल उसके साथ कार्बोनेट की बॉन्डिंग। क्लियर, और मेटल बाइकार्बोनेट में मेटल HCO3, बाइकार्बोनेट आपका HCO3 होता है। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1। ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1। तो जो भी मेटल के साथ आप कंपाउंड बनाओगे तो वैलेंसी ध्यान से देख के बनानी है। क्लियर। नाउ अब एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, HCl ले लिया सपोज, मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल, कैल्शियम, सो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया सपोज हमने इसके साथ। क्लियर, अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सही है गलत है, कैल्शियम की वैलेंसी
2, कार्बोनेट की भी क्या बताई अभी 2, तो क्या बन जाएगी 2 2 कट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका यही फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। नाउ अब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन है बेटा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, मेटल सॉल्ट तो आपका फॉर्म करेगा ही करेगा, साथ में H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक और रह गया, एक और हाइड्रोजन जो यहां से निकल रहा है उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। आया समझ में। अभी हमने पहली रिएक्शन की थी एसिड विद मेटल, तो क्या फॉर्म कर रहा था, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट तो अभी छोड़ ही दो, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन बच गया एक, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर। आया समझ में रिएक्शंस कैसे फॉर्म हो रही हैं, अलग से याद नहीं करना, सोचोगे तो प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब क्या होना चाहिए, मेटल सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा, देखो अगेन वही मेटल ये और इसके साथ कंबाइंड हुआ तो क्या बन गया, CaCl2। यहाँ पे आपको इनको देख के नहीं बोलना है नंबर्स आपको अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। क्लियर हो गया। वैलेंसी बेटा सबको याद रखनी है अच्छी तरह, तभी कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे, प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर। अब बैलेंस करना है तो क्या होगा, अब यहाँ पे कैल्शियम एक है, क्लोरीन 2 हो गए, यहां पर कितने हैं, तो यहां पर 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए यहां पे पहले से है। क्लियर। ऑक्सीजन 3 है 1 और 2 3, कार्बन एक है। अब इसी की जगह अगर सपोज हमें HCl को रिएक्ट करवाते हम किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, Ca। अब इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या बताई थी 1, कैल्शियम की क्या है 2, तो यहां पे होल ट्वाइस आ जाएगा, गिव्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा। आप देखो इररिस्पेक्टिव कि आप मेटल कार्बोनेट कर रहे हो मेटल बाइकार्बोनेट कर रहे हो, आपके जो फॉर्मेशन है कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो सेम होंगे, बस आपको बैलेंसिंग पर ध्यान देना है। क्लियर हुआ। फॉर्म आपका वही होगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। क्लियर। अब बैलेंसिंग करनी है तो अगेन Cl2 है यहाँ पे तो 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2 तो यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर। कार्बन कितने हो गए 2, वहां पे एक ही है तो वहां पे कार्बन को भी डबल किया और ऑक्सीजन, ध्यान से देखो अब ऑक्सीजन इसी में 3 2 6, यहाँ पे 2 हो गए, 1 इंटू 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। क्लियर है ना बैलेंसिंग सबको। नाउ अब यहां पे हमारी कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, वाटर क्या गैस है, तो वाटर तो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, गैस कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे हमने एरो मार्क कर दिया क्योंकि ये लिबरेट होगी गैस है, तो कोई भी गैस है तो बाहर ही निकलेगी। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कैसे, लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या है आपका, लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो गैस निकली है उसको हमने ठीक है कोई ट्यूब से ट्रांसफर कर दिया लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में। क्लियर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म कर देगी, CaCO3 प्लस H2O, और ये क्या है आपका मिल्की, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये किस कलर का आ जाएगा, मिल्की कलर का आपको दिखने लगेगा, व्हाइट कलर अपीयर हो जाएगा वहां पे। क्लियर। जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस हमने इसमें पास करवाई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्लियर। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब चुभने वाली गैस, एक तरीके से आपको अगर आप उसको जरा सी ब्रीथ करोगे तो चुभने लगेगी आपको नोज में। क्लियर। यानी आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे। आगे समझ में। सो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि एक गैस लिबरेट हुई जिसका ब्रिस्क एफरवेसेंस है, या वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो मिल्की होगी, गैस बताओ कौन सी है।
क्लियर हो गया? तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नाउ अब हमें यहां पे लाइम वाटर टेस्ट में एक चीज क्या ध्यान रखनी होती है कि हम एक्सेस में नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेस में करते रहे तो क्या होगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O तो वहां पे फॉर्म हो ही रहा था। अब पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से नहीं रोका, तो वहां पे फाइनली आपका क्या फॉर्म कर जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? ये फॉर्मूला आपका जो हम यहां पे भी ले रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्म कर जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो जिससे आपका जो व्हाइट कलर अपीयर हुआ था वो अगेन डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि सॉल्युबल हो गया वो वाटर में। क्लियर? जिससे आपका यानी व्हाइट कलर अब डिसअपीयर हो गया, तो आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि वहां पे CO2 थी या नहीं थी। तो हमें एक सर्टेन टाइम के लिए ही CO2 वहां पे पास करवानी है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट, नाउ थर्ड रिएक्शन आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एसिड विद मेटल ऑक्साइड। सो मेटल के साथ आप सबने देखा था रिएक्शन, वैसे ये पहले आनी चाहिए थी, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की आप बाद में बोल सकते हो। क्लियर? तो सेम इसमें भी वही देखो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, यानी MO लिख दिया सपोज हमने उसे। अब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या फॉर्म कर रहा था? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पे ऑक्सीजन और है तो ऑक्सीजन अलग बच जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर देगा? वाटर। तो क्या बन गया? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। आया समझ में? देखो याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से आप फॉर्मेशन सोचोगे क्या क्या एलिमेंट्स वहां अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ऑक्साइड ले लिया सपोज हमने। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेटल सॉल्ट क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2O। बैलेंस है पहले से ही। क्लियर? और भी ऐसी डिफरेंट एसिड डिफरेंट मेटल ले सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे। देखो H2O को कनेक्ट कर रहा है, H2O बन गया। जिंक इसके नेगेटिव वाले को कनेक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट। एक्सचेंज ऑफ आयंस। सो कौन सी रिएक्शन हो गई है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ऐसी और भी फॉर्मेशन हो सकता है। बस क्या देखो, केमिकल रिएक्शन के लिए बार बार दो ही चीज ध्यान रखनी है, क्या? पहली वैलेंसी और दूसरी बैलेंसिंग। ठीक है? वैलेंसी से आपके सारे कंपाउंड्स बनेंगे और बैलेंसिंग लास्ट में करके आपके सारे कंपाउंड्स इक्वल नंबर्स में हो जाएंगे बोथ साइड। क्लियर? तो ये तब आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट बोली जाएगी। और उसके बाद उनके नीचे नाम लिख दो बेटा। ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक सल्फेट, और ये वाटर। ठीक है? वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? वाटर का केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है? खैर लिखना नहीं है, वाटर लिख सकते हो अभी आप। ठीक है? हाँ, और क्या चीज? एक्वा सोल्यूशन अगर आपको बताना है तो बता सकते हो वहां पे। ठीक है? आपका ये एक्वा सोल्यूशन होगा। ठीक है? ZnO मेटल ऑक्साइड जनरली आपका गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है? ZnSO4 ये आपका एक्वा सोल्यूशन बनेगा। क्लियर? और H2O आपका लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? नाउ फोर्थ अब आपका बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब इसको एक चीज आगे फर्दर अभी हम एक और रिएक्शन देखेंगे, उसमें समझ में आएगा, अभी देखना फर्दर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है? बेस देखो, एसिड के साथ हम किसको रिएक्ट करवा रहे थे? मेटल ऑक्साइड। तो बेस के साथ किसको रिएक्ट करवाएंगे? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब बेस का एग्जांपल NaOH ले लिया हमने सपोज, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 ले लिया, कोई भी नॉन मेटल और उसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन वाटर भी आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। ठीक है? तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा बताओ? अगेन यहां पे मेटल सॉल्ट बन जाएगा आपका और कौन सी? वाटर फॉर्म करेगा।
क्लियर? तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्लियर, प्लस H2O, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, वो पहले ध्यान से देखो और उससे फिर इन दोनों रिएक्शन को देखना। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इस रिएक्शन को एक अलग भी नाम देते हैं, क्या? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? ध्यान से पहले देखो, एसिड हमने ले लिया सपोज H2SO4 प्लस बेस हमने ले लिया NaOH, रिएक्ट करवाएंगे, क्या फॉर्म कर जाएगा? सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट 2। कंपाउंड तो क्लियर है ना सबको बेटा? ध्यान से अपने आप भी आप चेक कर सकते हो वैलेंसी के अकॉर्डिंग, क्लियर कि सही है या गलत है। क्लियर? सोडियम सल्फेट प्लस H2O, क्लियर? बैलेंस हम करेंगे तो Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 लगा दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे 4 तो 2 हमें यहाँ पे करने की जरूरत है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 और इसमें भी 2 है, 2 + 2 4। टोटल ध्यान से देखना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ये नहीं कि एक ही जगह पे देख लो, दोनों तरफ के मिला के लेफ्ट हैंड साइड के, तब आपको टोटल देखना है बैलेंसिंग करने के लिए। क्लियर हो गया? बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि अब आपका जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेटल सॉल्ट हुआ है, मतलब बेसिकली सॉल्ट हुआ है जिसमें ना तो एसिड का प्रेजेंस है और ना बेस का है, क्लियर? ना ही मतलब वो सॉर इन टेस्ट है ना ही बिटर है। तो एसिड और बेस आपस में क्या हो गए? खत्म हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को उन्होंने नलिफाई कर दिया, खत्म कर दिया, क्लियर? और क्या बन गया साथ में? H2 वाटर, वाटर का भी कोई नहीं होता, क्लियर? आया समझ में? तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल या नलिफाई, ठीक है। नाउ अब यहां पे जो हमने रिएक्शन पहले की थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, अब इसमें भी ध्यान से देखो, हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा था, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे, वो इसी के जैसे थे या नहीं थे? इसी के जैसे थे, बट यहां पे एसिड किसके साथ रिएक्ट हुआ था? मेटल ऑक्साइड। तो इसको हम बाय नेचर क्या बोल सकते हैं? यानी यहां पर भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है कि नहीं? यहां पर भी आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर? तो मेटल सॉल्ट को बाय नेचर हम क्या बोल सकते हैं? बेसिक इन नेचर। क्या बोल सकते हैं? बेसिक इन नेचर। सेम वे अगर हम यहां पर देखें, जब हमने नॉन मेटलिक ऑक्साइड को बेस के साथ करवाया रिएक्ट, तो क्या फॉर्म हो गया? अगेन सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर? तो ये भी इस रिएक्शन के सेम है। अगेन यहां पे जो बेस का इफेक्ट था वो खत्म हो गया रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन, क्लियर? तो ये क्या बोला जा सकता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड और बेस का इफेक्ट मिलते हैं जब साथ में तो नलिफाई हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे, क्लियर? क्यों हंसी आ रही है नलिफाई में? हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है नलिफाई से? क्या होता है नलिफाई? कैंसिल करना। क्या चल रहा है अलग ही दिमाग में खुरापात? नल खुला है क्या? ऐसा चल रहा है इसका? ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या दिमाग में आ रहा है मुझे बता दो, मैं भी थोड़ा हंस लूंगा। क्या नल नलिफाई? हाँ, क्लियर? नलिफाई मींस एक दूसरे को कैंसिल कर देना, इफेक्ट जीरो करा देना, ठीक है। नाउ क्या इफेक्ट पूरा जीरो ही हो जाएगा? देखो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हम एसिड और बेस को रिएक्ट कर रहे हैं, अब एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस कम स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एसिड का कुछ ना कुछ इफेक्ट सॉल्ट में रह जाएगा, तो सॉल्ट उस टाइम पे एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। मतलब एसिड का इफेक्ट तो कम हो जाएगा बट कुछ ना कुछ रहेगा, तो हम उसे एसिडिक सॉल्ट बोल देंगे। सेम वे एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो कैसा सॉल्ट बनेगा आपका? बेसिक सॉल्ट, क्लियर? जिसमें बेस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गई सारी रिएक्शंस बेटा?
ये रिएक्शंस और कोई भी है? डन बेटा, रिएक्शंस आपकी सारी यही क्लियर। और इसमें अब देखो, अब इनसे कितनी भी रिएक्शन आप बना सकते हो अकॉर्डिंगली, कि कोई भी एसिड और मेटल्स आप ले रहे हो, मेटल ऑक्साइड ले रहे हो, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स ले रहे हो, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है आपको बस इनके बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, रिएक्शन आप उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। एसिड वाटर में कौन से आयंस लिबरेट करेंगे? H+ आयंस। और बेस क्या लिबरेट करेंगे? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और H+ आयंस वाटर के साथ मिलके क्या फॉर्म कर देंगे? हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर? नाउ बेस क्या करेंगे? OH नेगेटिव आयंस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा उसमें, OH नेगेटिव आयंस ही रहेंगे। नाउ क्या बेस के अंदर भी H+ आयंस होते हैं? बेस के अंदर H+ आयंस होते हैं। क्लियर? बेस के अंदर भी आपके H+ आयंस अवेलेबल होते हैं, बट OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्लियर? देन H+ आयंस, इसलिए वो एज अ बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? नाउ एल्कलीज क्या होते हैं बेटा? एल्कलीज ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नाउ कौन कौन से एल्कली आपके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ध्यान से देखो, अमोनियम होता है आपका NH4+ आयन। क्लियर? वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपका NH4OH फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब आपके जो एल्कलीज हैं वो हमने बात की क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या सारे बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे? नो। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो गए बेस, वो तो है ही बेसिस बेसिकली। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्लियर? कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, और हमने यहां पे भी बात भी बोली थी, आपका बेस वही शो करेगा बेसिक इफेक्ट जो आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्लियर? अगर कोई सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वो बेसिक इफेक्ट नहीं शो कर सकता, मतलब टर्मरिक का कलर नहीं चेंज कर सकता, ना ही इवन क्या लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज कर सकता। क्लियर? आया समझ में? हमें एसिडिक या बेसिक इफेक्ट तभी शो होंगे जब वो अपने आयंस लिबरेट करेगा। क्लियर? आयंस कब लिबरेट होंगे? जब उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। क्लियर? याद रहेगा। एसिड और बेस को मिक्स कैसे करना है वाटर में, वो क्लियर है? वाटर में मिक्स नहीं करना है, उनको वाटर में मिक्स करना है, ठीक है। एसिड और बेस में कभी भी हम वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। एसिड आपने पढ़ा है क्या होता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, जला सकता है आपको, ठीक है। और बेसिस भी आपके कुछ कुछ इनफ्लेमेबल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है? एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्लियर? नाउ अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं? पीएच स्केल से। अब पीएच स्केल, पीएच का मतलब क्या है इसमें? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या H+ आयंस, वही। क्लियर? H+ आयंस की पावर हम उसमें मेजर करते हैं, और ये स्केल रिवर्स फॉर्म में है, यानी 0 to 14 है। अगर आपका कोई नंबर 1 के नियर बाय है तो इट मींस उसमें H+ आयंस ज्यादा है। क्लियर? ये अगर आप आगे फर्दर पढ़ोगे, पीएच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H+ आयंस से। क्लियर? जितने H+ आयंस होंगे उतनी पीएच की वैल्यू कम होगी, जितने H+ आयंस कम होंगे पीएच की वैल्यू हाई होगी। अब 7 पे क्या होता है हमारा? न्यूट्रल। 0 to 14 हमारा स्केल है, जिसमें से 7 पे न्यूट्रल यानी कि वाटर का आ जाएगा पीएच आपका। क्लियर? प्योर वाटर आपका 7 होता है। नाउ 7 के नीचे एसिड, और जितना नंबर नीचे उतना ज्यादा एसिडिक, और 7 से ऊपर बेसिक, और जितना ज्यादा बेस, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा
बेसिक। क्लियर? एसिड जितना कम उतना ज्यादा एसिड नंबर में, मतलब जितना पीएच कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना पीएच ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। क्लियर? दोनों चीजें। 7 पे न्यूट्रल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब पीएच पेपर, अब पीएच स्केल के लिए हमने फर्दर एक पीएच पेपर बनाया है जो क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके हमने एक पेपर डेवलप किया जिससे क्या होता है, अलग अलग पीएच वैल्यूज पे अलग अलग कलर शो होगा, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। आया समझ में? पीएच पेपर आपके बुक में भी गिवन है, इवन नोट्स में भी, कलर के बेसिस पे। इनमें मेन कलर आपका 0 पे याद रखना, 0 पे डार्क रेड हो जाता है, 7 पे ग्रीन, और 14 पे डार्क वॉयलेट या ब्लू, डार्क ब्लू या वॉयलेट। क्लियर? 4 पे भी अगर याद रखना है ऑरेंज और येलो, और 10 पे ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ब्लू की फॉर्म में आपका हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस में बता दिया। देखो किस एसिड को अगर हमें H+ आयन में बोलना पड़े तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। अब एसिड कब फॉर्म हो रहा है, क्या कैसे शो हो रहा है, H+ आयन लिबरेट करता है वाटर में, तो जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जो आपका कंपाउंड ज्यादा ब्रेकअप हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। अब देखो H2SO4 है, जब इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो ये H+ आयंस और SO4 आयंस बना देगा, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से तो जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। क्लियर? तो अगर H+ आयंस ज्यादा कब होंगे, जब ये ज्यादा ब्रेक हो पाएगा आपस में। जितना ज्यादा सॉल्यूशन ब्रेक होगा उतना ज्यादा आपका H+ आयंस वहां लिबरेट होंगे और उतना ज्यादा वो एसिडिक बन जाएगा। क्लियर? ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया बेटा। ठीक है, जो आपका कंपाउंड था जब उसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया। क्लियर? एसोसिएट और डिसोसिएट। एसोसिएट मतलब जुड़ना और डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, तोड़ना। ठीक है, तो अपने आप वो टूट रहा है। ठीक है, ऐसे ही बेस जब हम करते हैं तो NaOH जैसे बेस है हमारा, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और OH नेगेटिव। तो अगर ज्यादा OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो वो ज्यादा बेसिक है। क्लियर? नाउ अब पीएच स्केल का रोल क्या है हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। साबुन, हमें पीएच की हेल्प से पता चल सकता है क्या कि हाईली एसिडिक है, बेसिक है, कोई मीडियम। अब जैसे आपके पेट में भी कई बार दर्द हो जाता है, किस वजह से, ज्यादा एसिडिक हो जाता है। कैसे, HCl सिक्रीट करता है हमारा स्टमक। ठीक है, अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे रिलीफ कैसे मिलता है हमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा। हम क्या यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि MgOH होल ट्वाइस होता है बेटा, या बेकिंग सोडा जो क्या होता है NaHCO3। इनो कंपनी का नाम है, वो मत लिख के आ जाना कभी। इनो, गैसोफास्ट और कौन कौन से आते हैं पता नहीं, डाइजीन, ये कंपनियों के नाम होते हैं। सॉल्ट जो उनके अंदर होता है वो ये होता है बेटा, बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि माइल्ड बेस है। क्योंकि हमारे स्टमक में जो एसिड है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमें माइल्ड बेस ही कंज्यूम करना होता है। माइल्ड मतलब वीक बेस। ठीक है, तो इनको हम कंज्यूम करके रिलीफ ले सकते हैं। फर्दर हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7 to 7.8। तो ये ज्यादा रेंज में नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ तो इवन डेथ भी हो सकती है उससे आपकी। ठीक है, फ्लक्चुएट जब आप एसिड ज्यादा कंज्यूम कर लो या बेस ज्यादा कंज्यूम कर लो। ठीक है, उस वजह से। नाउ और पीएच ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन हम देखो, रेन हम नॉर्मली होती है, एसिड रेन कब रेफर करते हैं, आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, जब आपका क्या हो जाए, पहली बारिश, सर्दियों के बाद, जब आपका किसी रेन का पीएच
लेस देन 5.6 हो जाए, यानी पीएच अगर उसका लेस देन 5.6 हो जाए, ठीक है, तब हम बोल देंगे कि वो क्या है, एसिड रेन है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ तो इसलिए ना, अब एसिड आता कहां से है, आपके एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जब वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो एसिड बना देते हैं। क्लियर, और वो एज अ रेन नीचे आ रहा है तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ठीक है, और उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी सॉइल खराब हो सकती है, इवन अगर वो रिवर या सी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स वाटर से ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाउ टूथ डिके, टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके ऐसे ही अब आपके माउथ में बेटा, अगर सपोज आपने कोई भी खाना खाया हुआ, शुगर पार्टिकल्स है उसके अंदर, ठीक है, तो शुगर पार्टिकल अगर ज्यादा टाइम के लिए आपके माउथ में रहेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके माउथ में वो क्या कर देंगे, उसको शुगर पार्टिकल को कन्वर्ट कर देंगे धीरे धीरे एसिड्स में, और उससे आपका जो कैल्शियम, जो टीथ में कैल्शियम है वो कोरोड होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, कोरोड, कोरोजन। ठीक है, तो उससे आपके टीथ वीकर होते जाएंगे और इवन टूट भी सकते हैं, या आपके ब्लैकिश लेयर या येलोइश लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है उस पे। क्लियर, तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमें, कॉपर के बर्तन, तो उससे क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। टूथ डिके के लिए क्या करना है हमें, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, हाँ ठीक है, ब्रशिंग बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि टूथपेस्ट में नमक बेस होता है। ठीक है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस, तो कंपनी वाले नमक क्यों बोलते हैं, ठीक है, और कौन सा बेस हमें यूज करना है, माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ना, क्योंकि और नमक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि नमक में भी अगर बेसिक सॉल्ट है तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उसमें भी क्यों, क्योंकि कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर, तो उससे आपका माउथ रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब एसिड आपका, आपको क्या करना है, एसिड खत्म करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है, तो कोई भी बेस हम माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं। क्लियर, और फर्दर इवन कोई भी चीज खाने के बाद, मतलब आफ्टर ईटिंग हमें माउथ वॉश प्रॉपर करना चाहिए, ताकि जो शुगर पार्टिकल लेफ्ट ओवर्स है वो बहुत कम हो जाए, वैसे तो एसिड्स भी जो फॉर्म करेगा उनसे कम ही करेगा ऑब्वियस। क्लियर, तो माउथ वॉश भी हमें रेगुलरली करना चाहिए। बी स्टिंग में क्या होता है, बी स्टिंग, हनी बी सुना है ना सबने, फूल जाता है, तो उसका रिलीफ कैसे मिलेगा हमें, अगर उससे रिलीफ लेना है तो वहां पे बेकिंग सोडा हम रब कर सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा सा लगा सकते हैं। क्लियर, यानी माइल्ड बेस, ये सारे हम माइल्ड एसिडिक के ही इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो माइल्ड बेस आप यूज करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हो। और आपका बेटा एक वेस्प स्टिंग, वेस्प स्टिंग कौन सा करती है, आपके अंदर बेस इंजेक्ट करती है वो, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप माइल्ड एसिड यूज कर सकते हो, लाइक विनेगर या कोई भी सिट्रस फ्रूट, ठीक है, उसे आप रब कर सकते हो स्टंग एरिया पे। क्लियर, एक और आपका है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट भी आपके अंदर क्या करता है, एसिड इंजेक्ट करता है, और उसकी रेमेडी क्या होती है, डॉग प्लांट, उसी के नियर बाय आप फॉरेस्ट में देखोगे डॉग प्लांट भी ग्रो करता है, और डॉग प्लांट का लीफ अगर आप उस स्टंग एरिया पे रब कर लोगे तो नेटल प्लांट में क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, वो कई बार आपको चुभ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है आपके अंदर। क्लियर, और डॉग प्लांट उसी के नियर बाय ग्रो करता है, और आप उसका लीफ मतलब निकाल के रब कर लोगे स्टंग एरिया पे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर, तो ये बाय नेचर ही रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर।